हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ पे हम लोगों ने कवर किया थायराइड ग्लैंड के जनरल बातों को, जनरल फिजियोलॉजी को हम लोगों ने कवर किया, उसके स्ट्रक्चर को कवर किया, उसके कितने फॉर्म्स होते हैं हार्मोन्स का कवर किया, उसके हिस्टोलॉजी पार्ट को कवर किया, उसके लोकेशन को कवर किया। अब हम लोग बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इसको लिंक कर पाएंगे तो आपके डायग्नोसिस में, आपके रियल एमबीबीएस के डायग्नोसिस में, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड काफ़ी जो डिजीज़ होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो थायराइड हार्मोन से रिलेटेड बहुत होती हैं, उसके पेशेंट भी बहुत आते हैं। सो आई होप आप ध्यान से देंगे क्योंकि अब से आपका मेडिकल लाइफ शुरू हो चुका है। ये केवल थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसके डिफरेंट फंक्शन क्या है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगा आपको डिजीज़ के बारे में, इनके हाइपोसिक्रेशन, इनके हाइपर सिक्रेशन के बारे में, तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या इफेक्ट होने वाला है। सो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अभी हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, या थायरोक्सिन बोलते हैं T4 को, उसका फंक्शन क्या होता है, T3 का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक सबसे फर्स्ट स्टेप बात करें तो इसका फंक्शन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फंक्शन। तो आप लोग सोच रहे होंगे ग्रोथ के लिए हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन्स, ये थायराइड हार्मोन्स भी ग्रोथ क्यों करवा रहा है। देखिए, हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ा था, वो ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन ग्रोथ करवाने के लिए जो मटेरियल की ज़रूरत है, जो एनर्जी की ज़रूरत है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हमारा होता है थायराइड हार्मोन्स, जो बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। मतलब बॉडी में जब एनर्जी की डिमांड होगी ग्रोथ करने के लिए, वो सब प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे थायराइड हार्मोन्स की। देखिए, ग्रोथ की बात करें, ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है और सेक्सुअल ग्रोथ भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा थायराइड हार्मोन्स। देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि थायराइड की कमी हो तब ग्रोथ हो जाए। देखिए, दोनों ज़रूरी हैं। ग्रोथ हार्मोन्स हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वह भी ज़रूरी है, और थायराइड हार्मोन्स जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है वह भी ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। दोनों चीज़ें ग्रोथ की ज़रूरी है। अगर एक भी कम होगा बॉडी में तो डॉर्फिज्म होगा। हालांकि नाम अलग अलग, रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, या थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है डॉर्फिज्म में, लेकिन डॉर्फिज्म तो होगा ही। दोनों ज़रूरी है। हालांकि एक बात हम बात करें, जब हमने पढ़ा था पिट्यूटरी डॉर्फिज्म के बारे में, वहाँ पे हमने कभी भी मेंटल के बारे में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स है, वह कम हो जाएं तो मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है। लेकिन अगर वही थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कम हो जाएं तो मेंटल रिटार्डेशन होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ग्रोथ के साथ साथ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेनली बात करें तो ये न्यूरॉन के माइलिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि आप नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कोई पेशेंट आपके कैबिन में आया, डॉर्फिज्म का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, आप कैसे पता करेंगे इसमें ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है या थायराइड हार्मोन्स की कमी है। तो आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा कि अगर वो मेंटली रिटार्डेड है तो थायराइड हार्मोन्स का पेशेंट है, अगर वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है तब वह पिट्यूटरी डॉर्फिज्म का पेशेंट है। हालांकि दोनों ही केस में डॉर्फिज्म होता है। सो आई होप आप यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ एंड हार्मोन्स इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन फंक्शन, ये इसका फंक्शन है ग्रोथ भी करवाना। और इसका देखिए, ग्रोथ हार्मोन्स का भी फंक्शन है और थायराइड ग्लैंड का भी फंक्शन है ग्रोथ करवाने के लिए। हालांकि बॉडी की ग्रोथ तो सभी चीज़ों से मिलकर होगी, हर हार्मोन्स रोल प्ले करेंगे, लेकिन ये दोनों मैक्सिमम इंपॉर्टेंस होते हैं ग्रोथ के लिए। उसके बाद हम बात करें, आपने बहुत सुना होगा बीएमआर, हर जगह बीएमआर। ये होता क्या है? सबसे पहला थिंग, बीएमआर होता क्या है, बीएमआर क्या करता है, थायराइड उससे मतलब नहीं आपको। सबसे पहले आप जानिए कि बीएमआर होता क्या है। जो बीएमआर का जब फुल फॉर्म बात करते हैं हम लोग, उसका मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि मेटाबॉलिज्म का रेट है कुछ। तो कैसे भाई, कैसे आप पता करेंगे कोई सेल क्या मेटाबॉलिज्म कर रहा है, उसका रेट क्या है। सबसे पहली बात, हम लोग कैसे पता करते हैं कि रेट क्या है किसी चीज़ का, मेटाबॉलिज्म का। तो दो फैक्टर प्ले कर सकता है। एक तो सेल एनर्जी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, या सेल की एनर्जी की डिमांड कितना। ये बोल सकते हैं कि बॉडी को पूरे फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कितनी कम से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, वही उसका मेटाबॉलिक रेट है। ये आप बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको ये अजीब लग रहा होगा। तो दूसरा डिफरेंस की बात करें कि हमारी बॉडी पर डे कितना ऑक्सीजन कंजप्शन करती है, वो भी उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। तो ये दोनों रेट हो गए। मतलब क्या, या तो आप ऑक्सीजन कंजप्शन पता कर लें कि बॉडी के ऑक्सीजन कंजप्शन की रेट क्या है, कितना उसको ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, या ये बोलें कि वह अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी को कितने एनर्जी की डिमांड है, ये बोलें। दोनों मतलब बीएमआर होता है।
बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। सो आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा कि बीएमआर होता क्या है। मैं बार बार बात कर रहा हूँ एनर्जी की, मतलब बीएमआर एनर्जी से रिलेटेड है। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड है। आपको इतना समझ में तो आ रहा होगा कि बॉडी में हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या होती है। सिंपल सी बात, आप बोलेंगे सांस लेने के लिए या रेस्पिरेशन के लिए, तो रेस्पिरेशन तो बात सही है, हमें ऑक्सीजन इंटेक करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे वो करता क्या है हमें पता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि जो एक साइकिल होती है, इसी साइकिल जहाँ पे एनर्जी बनाई जाती है, मतलब एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉस्फोराइलेशन के लिए, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करना ऑक्सीजन के हेल्प से। इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोरस का एडिशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन में एटीपी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन मतलब हमारे एटीपी को बनाता है। तो ये होता है देखिए बीएमआर। और जो हमारा थायराइड हार्मोन्स है वह इसी प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, मतलब ऑक्सीजन कंजप्शन को इंक्रीज कर देता है। अब देखिए ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज होगा तो एटीपी का अमाउंट बढ़ेगा, ज़्यादा एनर्जी बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़े होंगे तो। एडीपी से एटीपी ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, एनर्जी ज़्यादा बन रही है। एनर्जी मतलब क्या, कैलोरी। तो इसलिए हम लोग थायराइड हार्मोन की वजह से हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ा, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ा तो एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ा, एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ा, एनर्जी को हम लोग कैलोरी में करते हैं। इसलिए इस हार्मोन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैलोरीजेनिक हार्मोन्स है। मतलब हमारा जो थायराइड हार्मोन्स है वो ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हमारे सेल में एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है इसलिए हम लोग कैलोरी बढ़ रही है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करता हूँ जब बॉडी सेल में एनर्जी बढ़ रही है तो डेफिनेट ये बात तो सही है ना, एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है बीएमआर इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बीएमआर ने बॉडी, देखिए सबसे पहले सिंपल सी बात करें, थायराइड हार्मोन्स ने क्या बनाया, ऑक्सीजन कंजप्शन का रेट बढ़ाया, जिससे क्या हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा। एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा मतलब सिंपल सी बात बीएमआर बढ़ा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा तभी एनर्जी बढ़ा ना, ये बात है। फिर एनर्जी बढ़ा मतलब कैलोरीजेनिक है तो इसको बोलते हैं कैलोरीजेनिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह लॉस ऑफ वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं इतने ईजिली आसानी से जाने नहीं दूंगा इसे कि आपको बोल दो सिंपल कि लॉस ऑफ वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखिए बीएमआर बढ़ा मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा, सेल में मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, मतलब सेल में बाकी चीज़ें फास्ट हो गई, हर चीज़ रिएक्शन फास्ट चल रही है, तो सेल को एनर्जी की ज़रूरत, एनर्जी बन रहा है बात सही है, लेकिन बन केवल एटीपी थोड़ी बन रहा होगा, एटीपी एडीपी ये सब बनने के लिए भी कुछ चीज़ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज छूटने चाहिए ना, मतलब बॉडी में ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी ब्रेक हो रहे हैं, कौन से हमारे कार्बोहाइड्रेट फैट सब चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। ये सब चीज़ें ब्रेक हो रही है मतलब क्या, बॉडी से ही ब्रेक होंगी तो बॉडी का वेट तो कम होना, ये जाहिर सी बात है, तो वेट लॉस भी होता है। मैं आपको एक क्लिनिकल चीज़ें लिंक करता हूँ। सोचिए अगर किसी बॉडी में हाइपर थायराइड है, मतलब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे जल्दी जल्दी वहाँ पे वेट लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पे बाकी चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट लिपिड ये सब चीज़ें टूटने लगेंगी और वेट लॉस होगा। लेकिन तब भी बॉडी की एनर्जी की डिमांड फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए सेल को चाहिए रॉ मटेरियल, मतलब हमारे एनर्जी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ये सब चाहिए, तो हमारा भूख बढ़ेगा। मतलब जब हम हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है उसको भूख तो लगती है, उसका एपेटाइट तो इंक्रीज होता है, लेकिन उसका वेट लॉस होता है। तो ऐसा कंडीशन देखने पर आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए ये पेशेंट हो सकता है इसमें हाइपरथायराइडिज्म सिक्रीट हो रहा है, ज़्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। तो अगर आपके क्लिनिक में ऐसा कोई पेशेंट आए तो आपको समझना चाहिए कि हो सकता है ये हाइपरथायराइडिज्म का केस हो, जहाँ पे वेट लॉस भी हो रहा है लेकिन भूख भी बढ़िया लग रही है। तो आई होप आपको बीएमआर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। थायराइड हार्मोन का पहला फंक्शन मैंने बताया आपको ग्रोथ हार्मोन्स है, दूसरा ये बीएमआर को बढ़ाता है, ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ाता है। उसके बाद बात करें ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को भी बढ़ाता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है जिसको ये इंप्रूव करता है। अगर आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा सोडियम पोटेशियम को बढ़ाने में इसका क्या रोल प्ले होता है थायराइड हार्मोन्स का। तो आई होप आपको इतने फंक्शन समझ में आए हैं। ये बीएमआर के फंक्शन हो गए, ग्रोथ के फंक्शन हो गए। अब मैं बात करता हूँ मेटाबॉलिज्म के फंक्शन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फैट लिखा है, मैं फैट के बारे में डिस्कस करता हूँ।
फैट मतलब हम लोग जानते हैं, सिंपल सी बात, मैं कोई भी स्टैंडर्ड वर्ड का यूज़ नहीं करता हूँ। फैट को पता है आपको, फैट मतलब होता है लिपिड। तो जो थायराइड हार्मोन्स है उसको एनर्जी के डिमांड को फुलफिल करना है, क्योंकि यहाँ पे बीएमआर बढ़ गया है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ गया है। उसके लिए रॉ मटेरियल हमें मतलब कम से कम एडीपी को बनाना है। एटीपी में तो हमारे पास एडीपी तो होना चाहिए ना, तो वो उसको बनाने में या हमारे पास ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में जो हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए लिपिड का ब्रेक करते हैं। तो थायराइड हार्मोन लिपिड के ब्रेक को भी प्रमोट करता है। लिपिड मतलब फैट, फैट के ब्रेक मतलब लाइसिस, जिसलिए बोलते हैं लिपोलाइसिस को यह प्रमोट करता है। तो थायराइड हार्मोन जो हो गया वो इन्हेंस करता है किसको, लिपोलाइसिस को। देखिए आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए हमारे पूरे बॉडी में हम लोग, बॉडी जो दूर की बात है ना, जैसे हैंड हो गया, इस जगह हुआ, उसको बोलते हैं पेरीफेरल पार्ट। तो हमारे पूरे पेरीफेरल पार्ट में लिपिड है। तो जब ये थायराइड हार्मोन्स बढ़ता है वो क्या करता है, लिपिड को ब्रेक करता है। हमें पता है हमारा लिपिड का, जैसे मान लीजिए हम लास्ट प्रोडक्ट बात करें तो कोलेस्ट्रॉल या बाइल के फॉर्म में सिक्रीट होता है। तो जो फैट हैं इनसे एनर्जी ऑप्टेन करने के बाद इन्हें लीवर में लाया जाता है। तो आप सोचिए, तो ये फैट अच्छी बात है, सब लोग देखो वर्कआउट करते हैं फैट को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे फैट हमारा वैसे ही कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिपिड लाइसिस हो रहा है, और ये सब चीज़ें हमारे लंग्स में जाती हैं, हमारे लीवर में जाती हैं। वहाँ से क्या होता है, बाइल के फॉर्म में इन्हें सिक्रेट किया जाता है, जो कि बाद में एक्सक्रीट हो जाते हैं। कि तो आपको इतना सबसे मोस्ट, मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, ये तो सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम में इतना ही पूछ सकता है कि लिपोलाइसिस करता है। ये आपको पता होना चाहिए। जिस पेशेंट में आपको कभी भी थायराइड हार्मोन्स कम दिखेगा, पहले आप ऐसे समझिए, जिस पेशेंट में आपको थायराइड हार्मोन ज़्यादा दिखेगा वहाँ पे कभी भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिपोलाइसिस होता है, लिपिड को ब्रेक कर रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल को थोड़ी रहने देगा, कोलेस्ट्रॉल का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल भी एक्सक्रीट किया जाता है बाइल के फॉर्म में जब ये थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है या अपने नॉर्मल में भी काम करता है। तो मतलब हाइपर के केस में तो कभी पॉसिबल है ही नहीं कि कोलेस्ट्रॉल रहे, लेकिन अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, क्योंकि हाइपो है मतलब थायराइडिज्म कम, थायराइड हार्मोन्स कम है, तो कोलेस्ट्रॉल का बनना जाहिर सी बात जायज़ है। तो सिंपल सी बात आपको इतना समझना है कि फैट का तोड़ता है, थायराइड क्या करता है, फैट को तोड़ता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो बॉडी को एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट को भी यूज़ करेगा। ब्लड शुगर मतलब क्या होगा, शुगर में ब्लड बढ़ जाएगा, तो यह ब्लड शुगर को इनक्रीज करता है। कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, इसलिए ब्लड शुगर बढ़ा रहा है, इसलिए डायबिटोजेनिक हार्मोन्स इसको बोलेंगे। तो आई होप आपको फैट का और कार्बोहाइड्रेट का बात समझ में आया। अब बात करते हैं प्रोटीन का। देखिए प्रोटीन को ब्रेक करना इतना कभी कंपल्सरी नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक करना मतलब समझिए हमारी बॉडी ख़त्म ही होने वाली है। इसलिए थायराइड हार्मोन्स जनरली तो ब्रेक नहीं करता है, प्रोटीन को बनाने में प्रमोट करता है, लेकिन जब कभी वैसी ज़रूरत पड़े, क्रिटिकल बॉडी को एनर्जी ना मिले तो बात दूसरी है। लेकिन जनरल भाषा में बात करें, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में बात करें, तो यह प्रोटीन को बनाता है। इसलिए देखिए कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों रोल प्ले करता है। कैटा मतलब तोड़ना, तो प्रोटीन को तोड़ने का रोल प्ले करता है। एनाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन को बनाने का रोल प्ले करता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में है, बॉडी नॉर्मल है, इसका कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है थायराइड हार्मोन्स का, तो यह एनाबॉलिज्म ही करेगा, कैटाबॉलिज्म को प्रमोट नहीं करेगा। मतलब नॉर्मल समय पर एनाबॉलिज्म डोमिनेट करता है एज़ कम्पेयर टू कैटाबॉलिज्म। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। मैं आपको बताया था कि इसका जो केस होता है डॉर्फिज्म का, जो मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके एनसीईआरटी भी, देखिए सब चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हैं, ऐसी बात नहीं लिखी हैं, लेकिन सबसे मेन जो फोकस्ड है कि यह इरेथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन, ये ब्लड में आरबीसी के फॉर्मेशन में भी रिस्पॉन्सिबल करता है। आप कैसे समझेंगे आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है? मैंने आपको सिंपल सा बताया अभी कि यह ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ाता है। देखिए ऑक्सीजन किस में, आरबीसी में ट्रेवल करता है ना, जब आरबीसी होगा तभी ऑक्सीजन पहुंचेगा सेल में, तभी उसका कंजप्शन होगा। इसलिए यह इरेथ्रोपोइसिस को भी प्रमोट करता है, मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। हमने पढ़ा कि सोडियम पोटेशियम पंप को रिलेट करता है, एटीपीएस को, तो यह इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंसिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। कौन सा, थायराइड हार्मोन्स। आपको इतना याद होना चाहिए। ये जनरल फंक्शन हो गए थायराइड हार्मोन्स के बारे में। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। ये सेकेंडरी, सब चीज़ें सेकेंडरी, लेकिन मेन जो बीएमआर हो गया ये सबसे इंपॉर्टेंट था आपका, आपको यह याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको पता भी होगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। एक बार हम लोग जनरली ऊपर से देख लेते हैं। सबसे बात हाइपोथैलेमस हमारा होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड,
हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। वो क्या रिलीज किया? थायराइड, वो मतलब हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे रिलीज करवाएगा क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, किसके थ्रू? हमारे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड रिलीज करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, वह रिलीज करेगा थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन्स, मतलब T3 और T4। इस तरह से हमारा काम करता है। लेकिन जब बॉडी में T3 और T4 ज़्यादा हो जाएगा, ये खुद नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस दोनों को। तो ये दोनों क्या करेंगे? फिर उसके सिक्रेशन को पॉज करवाने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से जनरल उसका रेगुलेशन होता है। दोनों डिजीज़ पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको पता भी होगा कि मैंने ये स्टार्टिंग में भी आपको लिंक किया था कि इस तरह से हार्मोन्स काम करते हैं हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के। ये सिंपल सी बात हो गई। अब हम बात करते हैं थायराइड के डिसऑर्डर के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।